बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, रमज़ान जब आता है आपको पता है तो फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने वेट को कम करना है, मगर पूरा रमज़ान ऐसा ऐसा कुछ खा पी के ना हम अपनी रमज़ान को भी गुजार देते हैं। फिर ईद पे तो और ऐसे ऐसे खाने खाते हैं, पकाते हैं, खिलाते हैं कि बस फिर हम ईद भी गुजार देते हैं। अब होता क्या है, ये जो खाया पिया है ना, ये सारा कुछ जो है ना कहीं से तो निकलता है। कोई आपके मुंह पे आता है, कोई आपके जिस्म पे आता है, कोई इधर आता है, कोई उधर आता है, कोई इधर आता है। आपके जिस्म पे कहीं ना कहीं इधर चढ़ता है, आपको चढ़ता है, आपको बताता है आपका खाया कि भाई मैं आ गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फिर इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको सेटल करने के लिए फिर आप बड़ी भाग दौड़ करते हैं कि अब आपने अपना वज़न कम कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा ट्रॉमा आपको ईद के बाद जो है ना वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ईद के कपड़ों पे ही आपको परेशानी हो जाती है कि यार ये क्या किया, ये तंग पड़ गया मुझे। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अब ईद गुजरने के बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे आ सकते हैं, अपने वज़न को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और जो खाया पिया है जो अब निकल रहा है बाहर, उसको हम कैसे नॉर्मलाइज करें और कैसे कम करें। बरदा सिकंदर ज़बरदस्त डाइटिशियन मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबकी फेवरेट। तो आज आपसे मुखातिब होंगी और आपको अपने वेट लॉस की जर्नी के भी कुछ टिप्स बताएंगी जो इन्होंने वेट लॉस किया, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरह साथ साथ आपको बताएंगी कि आप कैसे लूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है फिज़ा? ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत खूबसूरत गुजरी, पर एक काम बड़ा ख़राब हुआ। क्या? अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त जैसे कि टॉपिक भी शुरू किया है। जितना अच्छा मेरा खुद का भी वेट लॉस चल रहा था, मेरे मरीजों का भी वेट लॉस चल रहा था, आपकी ऑडियंस का भी चल रहा था, हम सब ने बड़ा अच्छा मेरे मरीजों का वेट लॉस यार जाहिर सी बात है, आपके पेशेंट्स और मजीद। यस, और उसके साथ मैं खुद भी अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरा खुद का भी वेट लॉस चल रहा था। लेकिन अब आपको पता है ईद थी, और ईद जो है वो हम लोगों ने ईद की तरह ही मनाई। ईद पे बहुत सारे मीठे खाए, दावतें खाई, और सबसे बड़ा मसला बिंज बहुत किया। मतलब रोज़ों में तो एक वो फास्टिंग वाले आवर्स हो जाते थे, चले हम ज़्यादा खा भी लेते थे तो कुछ मैनेजमेंट थी। लेकिन ईद के ये जो 3 दिन थे, इनमें तो फिज़ा बस सुबह दोपहर शाम और कहीं जा रहे हैं, और देखिए आप कहीं जा भी रहे हैं तो वहाँ नहीं खा रहे, तो वो एक अजीब चीज़ हो जाती है। मीठा बड़ा खा लेते हैं। हाँ मीठा, इस बार तो बीइंग अ डाइटिशियन मैंने खुद भी बहुत खाया। सवैयां, फिरनियां, हर तरीके की फिरनियां, गुड, और रसमलाई, केक, और ईद पे ना आपको लग रहा होता है खुशी है, त्यौहार है, और ईद पे फील नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे ईद गुजरी है, मतलब हम लोग को खुद फील हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी चेंज। उसके बाद एक और चीज़ है, जो रमज़ान में वेट लॉस किया हुआ है ना, उसके बाद जब अब ये ईद गुजरी है, जो रीबाउंस आया ना, ये बहुत अजीब होता है। रीबाउंस जो सबसे बड़ा मसला करता है, ये बॉडी को डी शेप बड़ा ख़राब करता है। मतलब अब हमें फील होगा थोड़ी सी चिन निकल रही है, एब्डोमेन आहिस्ता आहिस्ता अजीब तरीके का निकल रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, बॉडी शेप खराब हो रही है, क्योंकि एक मेंटेनेंस फेज से दोबारा हमने एक फेज खराब किया और अब वापस उस फेज में आ गया। कुछ लोगों को मोटापा जो है फेस पे बहुत जल्दी आ जाता है, पहले चेहरे पे आता है फिर जिस्म पे उतरता है, और कुछ लोगों को मोटापा नीचे से चढ़ता है, मतलब पहले थाइज आपकी, फिर आपके हिप्स, फिर कमर, फिर पूरी तोंद, एंड देन यू नो फिर अच्छा, मैं आपको मजेदार बताती हूँ कि बात की कौन सी जगह पे चर्बी क्यों चढ़ती है। अच्छा, वो लोग जिनकी आपने बात की निचले हिस्से पे वेट ज्यादा आता है, अब यूजुअली उन लोगों के निचले हिस्से पे वेट ज्यादा आएगा जिनका कोई हार्मोनल इशू है। हार्मोनल इशू, यस, जिनका कोई एस्ट्रोजन का मसला होगा, प्रोजेस्टेरॉन का मसला होगा, एफएसएच, हार्मोनल इरेगुलर साइकिल होगी, कोई भी अबनॉर्मलिटी हार्मोनल रिलेटेड होती है, तो वो लोअर फैट जल्दी लेके आती है। और खवातीन में यूजुअली लोअर फैट ज्यादा आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ लोगों की तोंद, मर्दों में खास तौर पे हम देखते हैं पेट जी बड़ी जल्दी निकल आता है, या खवातीन में भी जो है वो क्या होता है, हैम्प फैट, ब्राउन फैट, मतलब ऐसा लगता है पेट के वट पड़ गए हैं या बर्गर्स बन चुके हैं। अच्छा, अब ये वाला जो मसला होता है, ये यूजुअली कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, ऐसा हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है उसकी वजह से, और वो लोग जो अपनी डेली डाइट के अंदर हाई फैट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मर्द हजरात बहुत गोश्तखोर होते हैं, हम देखते हैं, आप तो खैर खवातीन भी हैं, लेकिन मर्द हजरात यूजुअली गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से देखा जाता है कि वो जो बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली ऐसे प्रोटीन के भी सोर्सेज जिनमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है, पाए ले लिए, बोंग ले ली, निहारियाँ ले ली।
अब इनमें चर्बी का कंटेंट, इसी वजह से उनका बेली फैट जल्दी आ जाता है। या वो ख़वातीन भी जो इस तरह का फ़ैट ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, पंजीरियाँ, तली हुई चीज़ें जिनमें बैड फैट, तो उनके अंदर भी मुफा फैट, पेट का एक हिस्सा सिर्फ बैंड की शक्ल इख्तियार करके बाहर आ जाता है। और अगर इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो ये पहले तो बैंड बनेगा, फिर उसके बाद नीचे लटकेगा और फिर आपकी बैंड बचा देगा, क्योंकि ये चर्बी कम करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब फिजा आते हैं वो लोग जो कहते हैं हमें हवा भी लगती है, हम किसी चीज़ के सामने से गुजर भी जाते हैं खाने की तो हमारा वेट फौरन बढ़ जाता है। अच्छा, पेट के साइड जो है ना, पल्ले, जी जी जी, पल्ले जिसे कहते हैं, हाँ, जिन्हें हम पेट की जो साइड्स हैं जिनको पल्ले पल्ले कहते जी, हैं, जी। वो बुरी भी बहुत लगती हैं। खासतौर पे टी शर्ट्स पहनने ना मर्द हजरात, बिल्कुल। उनके साइडों के पल्ले, व्हेन इट शोज लाइक सो बैडली, यू नो, Exactly. वो नहीं अच्छे लगते। हाँ, अच्छा, इसका जो मेजर कॉज होता है, एक तो वो लोग जो यूजुअली सिटिंग पोस्चर या आईटी का काम जिनका ज़्यादा होता है वो, और वो लोग जो ठीक पोस्चर में बैठ के खाते नहीं है। अब लोगों ने, आपने देखा होगा, लैपटॉप गोद में रखा हुआ है, इस तरह लेटे में है, कोई मतलब इतना पोस्चर की बर्बादी करके खा रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर ये पल्ले हैंडल्स निकलना अब गाड़ी, जैसे हम कोई गाड़ी वगैरह से कोई जा रहा हो, बाइक पे कोई जा रहा हो, कोई सवार, कोई मर्द हजरात, तो देखा होगा अमूमन वो बाइक चला रहे तो साइडों के पल्ले भी निकले होंगे, हैंडल भी पकड़े हुए और साइड पे भी पल्ले, और जिसके पल्ले निकले होंगे ऑटोमेटिकली उसके फैट के बैंड्स जल्दी बनेंगे। हाँ। और वो फैट रेजिस्टेंस फैट हो जाता है। और एक तो बैठना कॉज है, दूसरा वो लोग सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदे वाली अशिया। अब यूजुअली होता क्या है कि हमारी पेंक्रियाज इधर लोकेट कर रही होती है, मोस्टली इन एरिया में जिधर से इंसुलिन रिलीज होती है। अब क्या होता है कि ऐसी शुगर्स, ऐसी कार्ब्स जो कि हमारे जिस्म में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, जैसे कि हमारे पास सफ़ेद मैदे से बनी अशिया होगी, सफ़ेद आटे की रोटी होगी, सफ़ेद आटे की बनी बेकरी होगी, उन लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक पोस्चर में अगर ज़्यादा बैठते हैं या ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पल्ले बहुत जल्दी निकल आते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है, इधर एक सवाल फिजा आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके करेंगे कि अब हमारा काम ऐसा है, हमें पूरा दिन बैठना पड़ता है और हम वेट लॉस किस तरह करें, हमारा तो काम ही बैठने वाला है। तो देखिए, आपको एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में निकलना चाहिए, और अगर आप अपना राइट पोस्चर नहीं रखेंगे ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि गलत पोस्चर भी फैट बैंड का सबब बन जाता है। आप अपनी चर्बी को आदत डाल रहे हैं कि तुमने निकल के रहना है या नीचे की तरफ रहना है, तो उसकी वजह से भी ये चर्बी वाला इशू जो है, फैट का बैंड बनना बड़ा कॉमन है। अच्छा, अब हम चौथी कैटेगरी पे चलते हैं जिनका ओवरऑल जिस्म का ही फैट बहुत ज्यादा होता है, जो कहते हैं जी हम तो बॉटल की तरह है, बॉटल शेप फैट है, थाइस देख लें वो इतनी मोटी है, टांगे देख लें वो इतनी मोटी है, पेट देख लें, डोले देख लें, हर बॉडी का पार्ट जो है वो किस तरह जो है वो हर जगह पे चर्बी चर्बी है। अच्छा वर्दा, अब सबसे पहले तो हम जो ये पल्ले हैं ना, जी 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 जी, ये साइड पल्ले किस तरह से कम किए जाते हैं, इसके लिए जो नेचुरल घर में मौजूद जो चीज़ें हैं, किचन की कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आपको लगता है, मेरा ख्याल है मुझे आपको चीज़ मैं आज साथ लेके आई नहीं और मुझे दिखाई देनी चाहिए। दिखाएं, बस दिखाएं। ब्रेक के बाद, ईद गुजर गई है तो अब अपनी फिटनेस पे वापस आए। ब्रेक के बाद दिखा दें, आ जाए ब्रेक के बाद। ओके जी, ज़बरदस्त चीज़ बनने लगी है आप लोगों के सामने। मैं तो यहाँ पे पीना शुरू हो गई हूँ, वर्दा भी पी रही है। वर्दा पहले पी के दिखाएं। एक सिप लेके दिखाएंगे इसका टेस्ट कैसा है। और आपको 10-15 मिनट के बाद बड़ा लाइट और रिफ्रेशिंग फील होगा। इट्स गुड, इट्स गुड, बड़ा अच्छा सा टेस्ट है। चले जी, हम लोग ये मैजिकल जो है वो ड्रिंक की तरफ आते हैं। जिन लोगों के साइड वाले पल्ले निकल चुके हुए हैं, लव हैंडल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो निकल गए में है, फैट का बैंड बन चुका हुआ है, ये स्पेसिफिकली बेली फैट जो है उसको टारगेट करेगी। बहुत ज्यादा आसान जो है ये रेमेडी है। ये मैंने प्लेट में पहले तो इंग्रेडिएंट्स डाली हैं। ये हमारे पास सिनेमन स्टिक, दालचीनी मौजूद है, काले मिर्च, ब्लैक पेपर क्या करती है कि आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है। उसके साथ हमारे पास क्लोव मौजूद है, ये छोटी सी लौंग आपकी गट रिलेटेड जितने मसले हैं उन्हें सॉल्व करती है। उसके साथ हमारे पास फनल सीड्स हैं, सौंफ, और
अब ये सारी चीज़ों को हमने इक्वली पीस लिया है, और जब हमने इक्वली पीस लिया है इसके अंदर हमने शामिल किया है थोड़ा सा इस बगोल का छिलका, ठीक है, ताकि इसका जो फाइबर कंटेंट है वो बढ़ जाए, आपकी भूख की कंट्रोल बेहतर हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं। अब मेरे पास अब ये वाले इंग्रेडिएंट्स को जब मैं पानी में डाल के मिक्स करूँगी तो ये पहला आपने क्या डाला है? पहला जो है वो मैंने दालचीनी पाउडर, इन सबको इक्वली लेके हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, ठीक है। ग्राइंड कर लिया है, इट्स जस्ट लाइक वो एक फक्की, हम एक डिटॉक्स पाउडर कह सकते हैं। मतलब ऑफिस की जो वर्किंग लेडीज हैं, Yes. बॉयज हैं, वो घी बना के उसमें जार में रख सकते हैं। एग्जैक्टली जार में रख सकते गर्म हैं पानी साथ। लें हाँ जी, और बिल्कुल। उसमें घोलें और पी जाएं। घोलें और पी जाएं। ये देखें जैसे मैंने इसको घोला भी हुआ है इस टाइम, और मैं खुद भी जैसे ईद के बाद अब स्टार्ट हुआ है वेट लॉस करना, अच्छा। खुद भी जो है वो पी रही हूँ और फिजा को भी दिया है। और जब आप इसको एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करेंगे तो होगा ये कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, आपकी जब ऑब्वियसली गट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। और सबसे ज़बरदस्त मैं मैजिकल इसकी लॉजिकल आपको बात बताती हूँ, वो ये है फिजा, हम लोगों जब बहुत अनहेल्दी खाते हैं ना, रेपिटेडली हमने बहुत ज़्यादा रोज़ों में फ्राइड फूड्स, जंक, या कभी हम बहुत रेस्टोरेंट में कहीं कुछ खा पी के बड़ा करके आ जाते हैं। Yes. उस वक्त भी परेशानी होती है हाँ। कि अब ये खा लिया, ये जाएगा ये कैसे? जाएगा किधर। अब क्या होता है, एक स्टमक तो आपका ख़राब होता ही होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फैट रिलेटेड, वो ये आती है कि वो हमारा गट रिलेटेड एसिड बेस बैलेंस ख़राब कर देता है। अब हमारा जो स्टमक है उसको 80% अल्कलाइन रहना चाहिए, 20% एसिडिक रहना चाहिए। अब होता यह है कि ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स, डीप फ्राइड गुड्स और ये ईदों पे जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट मील्स हमारे रहे हैं, अब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने की ज़रूरत है। तो ये जो मैजिकल डिटॉक्स ड्रिंक है ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेगी, बेली फैट और ख़ास तौर पे वो लोग जो पल्लों से परेशान है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके अंदर जब आपने इसको बनाना है तो मैंने बताया कि थोड़ा सा इस बगोल का छिलका भी शामिल कर लेना है, और इसको जो है वो आप मिक्स करके दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है वो एम्प्टी स्टमक है, क्योंकि जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं हम अपने मेटाबॉलिज्म को जितना हाई करेंगे उसके बाद हम जो मील लेंगे वो जाके डायरेक्ट हमारे फैट में कन्वर्ट नहीं होगी और डाइजेशन में आसानी देगी। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास मैजिकल गुड। देखिए, अच्छा, इसको पीने का टाइम भी बता देना था आपने। अच्छा, सुबह जी, धार में सुबह पीना है खाली या पेट आप खाली- इस्तेमाल कर लें या फिर असर के वक्त आप इस्तेमाल कर लें। यूजुअली इन टाइम पे हम मेजर मील नहीं ले रहे होते। अच्छा, अब उसके साथ दूसरी जो टिप है हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप है, विच इज़ कि आपने फाइबर का इस्तेमाल 50 से 60 ग्राम कर देना है। अब जो फाइबर है वो किन चीज़ों में मौजूद होता है मैं अगर बताती चलूँ, मगर कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये 1 ग्राम जा रहा है, कैलकुलेट 50 कैसे से 60 कर लिया है। करेंगे? फिजा, मेरा ख्याल है आप अपनी ऑडियंस को कंप्लीट वेट लॉस आज ही करा देंगी। इतना तो समझा दें। अच्छा, पता है ये बात हम कर दो देते हैं और सुन भी लेते हैं कहीं, मगर हम वाकई इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि 60 ग्राम हुआ है 50, हमें नहीं समझ ही नहीं आएगा कभी। या तो कोई चम्मच का हिसाब बता दें, या बोतल का हिसाब बता दें, गिलास का हिसाब बता दें, हमें अच्छा, उस हिसाब से मैं बता दें बहुत जिसमें हम तोल के ना इस्तेमाल करें, तोल के इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब हमारे लिए तोला यही हो, चम्मच तोला चम्मच। चम्मच यही हो, ठीक हो गया। अगर हम चम्मच का हिसाब करें तो दिन में 3 से 4 चम्मच जो है वो आपने फाइबर के इस्तेमाल करने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ। अगर हम बात करें जौ के दलिए की, सेब के छिलके की, आड़ू के छिलके की, पील्स की, नट्स के अंदर, अब इन सारी चीज़ों के अंदर अगर मैं रफ एस्टिमेट दूं तो 20 ग्राम तक फाइबर मौजूद होता है। लेकिन आपने जो लोगों ने बेली फैट कम करना है, साइड पल्ले कम करने हैं, उन लोगों को 50 से 60 ग्राम लेना है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, दिन में तीनों जो खाने हैं उनके साथ अपने फाइबर को शामिल कर लें। जैसे नाश्ता है उसमें आप एक फाइबर ग्रुप शामिल कर लें। आप कोशिश ये करें कि जौ का दलिया ले लें या जिस भी आटे की रोटी ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा चोकर का आटा मिला लें। चोकर जो होता है वो एक्चुअली फाइबर होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, दोपहर को आपने जो अपना फाइबर है शोर करना है, सलाद का प्याला। सलाद अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके साथ सलाद का एक प्याला ज़रूर शामिल कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं रात के मील में। रात के मील में आपने क्या करना है कि आपके घर खीरे, बंद गोभी, जो भी सब्जी पड़ी हुई है उस खाने के साथ आपकी जो हाफ प्लेट है वो
फाइबर की हो। अब उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका फाइबर जो है वो अश्योर भी हो जाएगा। उसके साथ एक आम और एग्जांपल दे देती हूँ कि आप जब भी खाना खाएं कोशिश करें आधी प्लेट जो है उसमें फाइबर मौजूद हो, यानी सलाद मौजूद हो, और आधी प्लेट जो है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हो, गोश्त, दाल, अंडा या जो भी आप ले रहे हैं, और एक पोर्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, उसका मौजूद हो। और मैं कोशिश करूंगी कि हम अगले किसी शो में माई प्लेट, क्या आपने किस तरह अपने प्लेट को तैयार करना है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। अच्छा, उसके साथ ये तो हमारा हो गया कि आपने फाइबर को पूरा कर लेना है। अच्छा, और वो जो कहते हैं खाना खाने से पहले पानी इतना पी लो कि भूख भी कम लगे और इतना खाया भी ना जाए और लिमिट में हो सब कुछ, तो क्या वो जो पूरा पानी हम पी लेते हैं, पेट को भर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता है वाकई? वो जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमें क्या कुछ कमी होती है? बिल्कुल कमी महसूस होती है। अगर आप पानी डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर पहले पानी मौजूद होगा तो आप खाने की क्वांटिटी कम करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं खाने से पहले, यूजुअली जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ना 2 गिलास पानी पीनी है, हमने 1 लीटर पानी पीना है, हमने 1 बोतल पानी पीनी है ताकि हम खा ना सकें और हमारा पेट। अब क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी खाना ले लेना, वो खाना उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है, वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग, अगर आपने पानी इस्तेमाल करना है बिफोर मील, तो 150 ml यानी 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना, और उसको भी खाने से पहले गुड़ लाइक तेज़ नहीं पीना। आप सिप लें, आपके ऑर्गन को पता लगे। अगर आप बिल्कुल अच्छा, जैसे मेरी अम्मी कहती थी, सपोज इतना जो पानी है, अम्मी कहती थी एक साथ नहीं पीना, हाँ, ये घंटा है तुम्हारे पास, 1 घंटे में पीना है। बिल्कुल साइड पे रख देती थी, होती थी अम्मी, पढ़ रहे हैं हम लोग तो टेबल पे साइड पे रखती थी इसी हिसाब से। yes. या इतना बड़ा जो भी एक गिलास जो पानी, अम्मी कहती थी 1 गिलास पानी को भी पूरा एक साथ नहीं पीना, हाँ। थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा गिलास का पानी घंटे में पियो। बिल्कुल, ये क्या लॉजिक अच्छा, है? ब्रेक के बाद बताना है आपने बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल। क्योंकि काम का मुझे सवाल लगता है, मुझे काम की बात लगती है, इसमें अगर कोई लॉजिक है तो प्लीज़ बताएं। ठीक है, ब्रेक के बाद। हम आपसे अब यही सवाल पूछूंगी कि अम्मी जो कहती थी कि जो ग्लास पानी है वो 1 घंटे में आराम से पी लो, ज़रूरी नहीं है एक सांस पे गुड़गुड़ करके पी जाओ। तो वो जो पानी का गिलास है, ठीक है, उसको घंटे में ख़त्म करने की पीछे लॉजिक क्या होती थी? अच्छा, एक जो अगर मैं तिब्बे नबी की भी बात करूं तो उसमें हुक्म दिया गया कि 3 बार सांस लेके आप पानी पीजिए, डायरेक्ट आपने पानी नहीं पीना। अब होता यह है कि अगर हम डायरेक्ट पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो वाटर रिटेन हो जाता है, वो वाटर प्रॉपरली बॉडी से निकल नहीं पाता। और उसके अलावा वो ऑर्गन्स जैसे कि किडनी है जिसने उस वाटर को फिल्टर करना है, यानी नमकियात, पानी, अगर आप उन सारी चीज़ों को सेपरेट करके उसने बॉडी में पानी को हाइड्रेट करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर आप एकदम वो पानी पी लेंगे तो एक तो प्रॉपर आपकी किडनी जो है वो अफेक्टेड हो सकती है उसकी वजह से। वरना आप देखिएगा कि अगर आप डायरेक्ट 2 गिलास 1 गिलास पानी पिए, 2 मिनट बाद आपको फ़ौरन यूरिन आ जाता है, वो फ़ौरन बॉडी से पानी एलिमिनेट हो जाता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम लोग 3 सांसों में पानी पिएं, बैठ के पानी पिएं, और अपनी बॉडी को एक सिप पे जो है वो इनहिबिट करें। ये नहीं है कि हमने एकदम पानी डाल देना है, हमारे अंदर ऊंट की कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी स्टोर होगा, वो पानी निकल जाएगा। तो इसलिए जब आप सिप वाटर लेते हैं तो वो प्रॉपर पानी हमारी बॉडी में जाके हाइड्रेशन में हेल्प करता है, होमोस्टेसिस में हेल्प करता है। जितना पानी ने स्टोर होना है वो पानी बॉडी के अंदर स्टोर होगा, जो बॉडी से निकलना है वो बॉडी से निकलेगा। और आपके जितने ऑर्गन्स, खास तौर पे गुर्दा, जिसने ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन लेवल हमारी बॉडी का मेंटेन रखना है कि उसने कुछ पानी अपने अंदर रखना है, कुछ उसने बाहर निकालना है, वो इजीली असेस कर सकेगा और आपका पानी मेंटेन रहेगा। वाह, ये तो बड़ा अच्छा टिप हो गया। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो ये फेस पे जब स्वेलिंग आ जाती है, मोटापा, फेस फैट आपका बड़ा मोटा लगना शुरू हो जाता है, बट डबल चिन इशूज़ ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये भी मोटापे की शिकार की वजह से होते हैं। कुछ लोगों का मुंह बहुत बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला जो फ़ैट है ये किस तरीके से जाया जा सकता है? क्योंकि डबल चिन का फ़ैट वो तो पेट का भी फ़ैट नहीं है ना, वो तो मुँह का फ़ैट है, वो किस तरीके से कम किया जा सकता है? अच्छा फिज़ा, हम अपने ना रंग के सफ़ेद होने पे बहुत काम करते हैं, लेकिन एक सफ़ेद चीज़ जो हमारे जितना भी फेस पे फैट आता है या डबल चिन आती है, इसका सबसे बड़ा कॉज है 3 सफ़ेद चीज़ें। अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो इधर आपके शो पे बैठ के मैं क्लेम करती हूँ कि विद इन 14 डेज आपकी डबल चिन गायब,
आपकी जॉ प्रोमिनेंट होने लग जाएगी और आपका जितना फेस में फैट है वो खत्म हो जाएगा। आजकल ट्रेंडिंग में भी है ये। यस, टाइट जॉ एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल जॉ माशाल्लाह। इतना आपने मुझे बताना है जॉ। जी जी जी, पर हम सब चाहते भी है ना कि हम सब ऐसे जॉ को लाइक टू हैव द गुड जॉ। यस यस। 3 सफेद चीजें, 3 सफेद जहर अपनी लाइफ से निकाल दी। जहर, बिल्कुल मैंने कहा 3 जहर हम सफेद। खाते हैं कोई? जी जी बिल्कुल, अगर हम वो चीजें जो हमारे जिस्म की जरूरत नहीं है तो समझे वो जहर है। सबसे पहले सफेद चीनी। सफेद चीनी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है और सबसे पहले फेस फैट जो है उसको लेके आती है। उसके बाद जो दूसरी गलत चीज है वो है सफेद नमक। जो हम लोग आयोडाइज सॉल्ट आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं जी, आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें। ये सफ़ेद नमक हमारी बॉडी में जाके रिटेन होता है और हमारे, इसलिए एक तो सादा जो सोडियम सादा नमक होता है वो इस्तेमाल करें, और वो भी आपने याद रखना है कि दिन में 2500 मिलीग्राम जो कि इस चम्मच के बराबर है पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। तो वो अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो आपकी हंडिया के अंदर शामिल होगा। तीसरी चीज़ सफ़ेद मैदा, फिर हमारी फेवरेट पेस्ट्रीज आ जाती हैं, सफ़ेद आटे से बनी रोटी आ जाती है। अब मैं ना एक चीज़ जो न्यूट्रिशनिस्ट से लोग बड़ा एक चीज़ कहते हैं कि अगर हम बेकरी नहीं खाएं तो हम फिर क्या खाएं। अगर आप कहते हैं तो बेकरी छोड़ें, केक्स, लेकिन समटाइम्स हमारा दिल करता है हम केक्स खाएं, ब्रेड्स खाएं, तो आप मल्टीग्रेन फ्लोर की खाएं, आप ब्राउन फ्लोर की खाएं। अगर आपने केक बेक करना है, आजकल इंस्टेंट कप केक्स आप लोग ओवन्स में बनाते हैं, तो उस मैदे की जगह आप मल्टीग्रेन फ्लोर इस्तेमाल करें, आप जौ का आटा इस्तेमाल करें, आप उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो फॉर श्योर वो वैसे ही टेस्ट देगा। एंड इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर टेस्ट। जब आप टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो केक्स को भी आप हेल्दी वे में बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सफ़ेद जहर अगर आप निकाल देते हैं तो विद इन 14 डेज यू गेट योर परफेक्ट जॉ, और आप जो है वो अपनी डबल चिन से रेड हासिल कर सकते हैं और आपका चेहरा खूबसूरत हो जाए। ऐसा हो सकता है कि हम पिज़्ज़ा शॉर्मास भी खाएं और हमें कुछ ना हो? बिल्कुल हो सकता है, ख्वाहिश है ना। यस, मतलब पिज़्ज़ा शॉर्मा खाए रातों को। जी अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि वो पिज़्ज़ा शॉर्मा किस तरह हो सकता है। वो पिज़्ज़ा शॉर्मा इस तरह हो सकता है कि आपकी जो डो है, अच्छा अब देखिए पिज़्ज़े के अंदर अगर हम लॉजिकली होके सोचें क्या चीज़ नुकसानदेह है, पिज़्ज़ा के अंदर नुकसानदेह है उसकी डो। जो चीज़ तो नहीं नुकसान, उसकी वो तो फुल ऑफ कैल्शियम होती है। चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, विटामिन डी का सोर्स है, वेजिटेबल्स जो डालते हैं, कैप्सिकम, वेजिटेबल्स, वैसे हम ऑलिव्स नहीं खाते, चिकन, ऑलिव ऑयल, जो चीजें खा रहे हैं ऑल आर हेल्दी। द इशू इज ऑफ, और देखिए वो फ्राइड, उसमें कॉर्न्स भी डाल दो, एवरीथिंग इज सो हेल्दी, बट सिर्फ आप कह रही हैं कि जो डो का इशू है। तो उस डो का इशू आप इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं कि आप जो डो बना रहे हैं वो मल्टीग्रेन आटे की बना लें। आप सफ़ेद, आप ना अपने घर सफ़ेद आटे के बजाय मल्टीग्रेन फ्लोर को रिप्लेस कर दें। आपने अपने बच्चों को कुकीज़ देनी है, आप मल्टीग्रेन फ्लोर्स की दें। आपने अगर आपका दिल कर रहा है मज़ेदार नान खाने को, मज़ेदार रोटियां, आप कार्ब्स नहीं छोड़ सकते, आप मल्टीग्रेन फ्लोर की इस्तेमाल करें। आपने पिज़्ज़ा खाना है, आप मल्टीग्रेन फ्लोर का इस्तेमाल करें। आपको पता है अब तो इतने अच्छे मल्टीग्रेन बन्स मौजूद हैं, आप अपने बच्चों को उसके बर्गर्स बना के दे सकते हैं। अगर आपका बच्चे को अच्छे लगते हैं बर्गर्स, शवारमास, शवारमा की रैप रोटीज़ मल्टीग्रेन फ्लोर में मौजूद है। तो हम लोगों ने सिर्फ देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कॉज कहाँ है। द प्रॉब्लम इज़ ऑफ वाइट फ्लोर। वाइट फ्लोर नुकसानदेह है, तो उसको अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं। और हम बच्चों को कहते हैं पराठा खाओ। अच्छा, और अगर वही पराठा आप सफ़ेद आटे का देख रहे हैं तो फिजा जस्ट थिंक कि उस पराठे का क्या फ़ायदा है। वो पराठा बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन का सबब बनेगा, स्टंटेड ग्रोथ का सबब बनेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपका बच्चा आपको कह रहा होगा कि मामा मेरे पेट से दर्द नहीं खत्म होती। और वो बच्चे को फिर आप बाद में ज़बरदस्ती जो भी मुंह में डालेंगे ना, वो बच्चा मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। तो इसलिए आप The dough has to be, you know, उसको आपने चेंज करना है, बस रिप्लेस करके। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा, और हम लोग बात कर रहे हैं वेट लॉस के ऊपर। अभी सबका मसला घर में, क्योंकि रमज़ान ईद के बाद यही है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टबन फैट रह जाता है, और सबसे ज़्यादा वो स्टबन फैट होता है बेली के ऊपर, और आपके जो हाथ होते हैं ना, ये जगह होती है, यहाँ पे आपके पीछे जो जब फैट चढ़ता है तो इस जगह फूल जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। पीठ के पीछे भी जगहों पे ना पॉकेट्स से बन जाते हैं।
कपड़े पहनो, फिटिंग के पहन लो, तो वो तो जब अलग से ना फोकस्ड हो जाते हैं, नॉट लुक नाइस। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो जहाँ पे फंसा हुआ स्टबन फैट, कोई काम जहाँ पे असर ना करे, कोई डाइट असर ना करे, तब क्या कर सकते हैं? अच्छा, तब जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सॉल्यूशन मौजूद है। अगर आप डाइट करके थक चुके हैं, आपने एक्सरसाइज से उस वेट को हिलाने की कोशिश की है लेकिन एक्सरसाइज भी वर्क नहीं कर रही, तो फिर हमारे पास जो आज लेटेस्ट टेक्निक्स मौजूद हैं, फैट कैविटेशन। फैट कैविटेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स हम क्या करते हैं कि फैट की जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं उनको हिला देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, जो कि बग़ैर कट, बग़ैर सर्जरी, सिर्फ मशीन्स की हेल्प से जो चर्बी की ऐसी तय हैं जो बहुत ज़्यादा मसल के साथ चिपक चुकी हुई हैं और वो चर्बी नहीं हिल पा रही, तो इसको ये हिलने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए आप जो फैट कैविटेशन है विद इन 17 मिनट्स अपने चर्बी की 3 लेयर्स को ख़त्म कर सकते हैं और 1 इंच का फ़र्क उसी टाइम आपकी उस चर्बी में आ जाएगा। उसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करनी होगी और जिससे ज़बरदस्त आपका, और उसके बाद एक चीज़, जगह जगह पे चर्बी आती क्यों है, अगर हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर लें तो शायद हमें इन ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जाना पड़े। वैसे सबसे ज़रूरी है हम अपना पोस्चर ठीक करके बैठें। अगर हम अपने शोल्डर्स को राउंडेड रख रहे हैं ना हर टाइम, वी आर नॉट ओनली राउंडिंग आवर शोल्डर्स, वी आर राउंडिंग आवर बॉडी, वी आर राउंडिंग आवर फैट। आप कभी राउंडेड शोल्डर करके चेक करें कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी चर्बी जो है वो स्क्वीज हो रही होती है, कभी स्क्वीज हो रही होती है, कभी रोल ऑन हो रही होती है। तो जब आप अपनी बॉडी को सेटल एक ऐसे स्टेट में कर देंगे कि जिसके अंदर जो है वो आप अपनी फैट को हर टाइम रोल ऑन रखते हैं, हर टाइम फैट को जो है वो लटका के रखते हैं, तो आपको फैट को तो आदत हो जाएगी और फिर आपको सिर्फ चर्बी नहीं कम करनी पड़ेगी। फिर जो मेजर मसला है लटका हुआ पेट, एक अब आपने अपने मसल को भी ड्रूप कर दिया, अब आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने मसल को भी हेल्दी करना पड़ेगा। सो राइट पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पोस्चर को राइट रखें। आप अगर वर्क प्लेस पे हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप कोशिश करें कि पीछे कुशन रखें और आपको पता हो, बस आप अपने राइट पोस्चर और फैट, बेली फैट से बचने के लिए जो चीज़ कर सकते हैं, इट्स कि आपने अपने शोल्डर्स को राउंडेड नहीं रखना, आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रहें। और इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी हो सकती है जो हम कहते हैं क्लाइंबिंग एक्सरसाइज या फिर वॉल एक्सरसाइज, कि किसी भी, बल्कि चलाएं आपको मैं करके बताती हूँ कि किस तरह हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरे वाह, चलें जी। हम जो है वो अपने घर की या फिर इस सेट की कोई भी वॉल ले सकते हैं। मेरा ख्याल है सामने वो वाली हाँ जी, ठीक हो गया। अब देखें, कोई भी वॉल आपके घर मौजूद है और अगर अब आपके शोल्डर्स ऑलरेडी राउंडेड हो चुके हुए हैं तो बहुत आसान तरीके है कि आपने अपने दोनों हाथ की पाम्स को पीछे करना है और अपने बेली को आगे करना है। अब बेशक आपका बेली फैट है, आपने बेली को आगे करके और ये दोनों पाम से प्रेशर देना है और स्लाइटली अपनी जो आपकी नेक एरिया है इसको आप हल्का सा पीछे करेंगे तो आपका पोस्चर सीधा होने लग जाएगा। आप 10-10 सेट से ये स्टार्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी स्ट्रेट होने लग जाएगी। और उसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज जो बड़ी अच्छी हो सकती है, हम एक चीज देखते हैं। ये कितने सेट करने हैं? 10-10 सेट्स, 10 सेट आप सुबह कर लें और 10 सेट आप शाम में कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी चीज जो है वो आपके लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इट्स कि आप क्या करें, पॉकेट एक्सरसाइज। अगर आपकी 2 पॉकेट्स हैं, आप उनके अंदर हाथ डाल के खड़े हो जाए, ठीक है। अगर पॉकेट्स नहीं, उनके अंदर हाथ डाल के खड़े हो जाएं और जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके राउंडेड शोल्डर्स पीछे की तरफ जाने लग जाएंगे। यस, हाँ, ऐसे करके ना, जैसे ये पॉकेट है, पॉकेट के अंदर ऐसे हाथ डाल के खड़े हो। वेरी क्विक एंड वेरी इजी हैबिट्स के जो आप अपने बेली फैट से रिड हासिल करने के लिए कर सकते हैं और आप देखें कि आपका ये बेली फैट दिनों में गायब होगा। और कोई ऐसी बात, एक्सरसाइज, डाइट जो है उसके साथ साथ लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। आज हमने सारी चीज़ों को मेंटेन इसलिए किया कि आपने अपनी न्यूट्रिशन को भी ठीक करना है, आपने अपने पोस्चर को भी ठीक करना है
और उसके साथ लेट नाइट नो यूज ऑफ स्क्रीन्स, दैट इज वेरी हार्मफुल। ये गलत बात जी, है, ऐसा नहीं हो आपके सकता। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे आपके बॉडी। हैप्पी हार्मोन्स भी तो रिलीज होते हैं रील्स देख देख के। कोई क्या अच्छा, कर रहा है, देखिए वो कोई किसने क्या पहना है, किसने क्या खरीद लिया, सबसे- किसकी शादी हो गई, किसके किसके क्या कितने बच्चे का क्या बच्चे नाम हैं, रखा और है। उन सबके पीछे हम अपना बेली फैट ले आते हैं। अब देखिए ये गलत बात है यदि मैं हैप्पी हार्मोन्स डोपामिन पे तो जाग रहा होता है आपका। देखे ना रील, छोटी छोटी रील में आपका डोपामिन किधर जाता है, खुशी का डोपामिन। वो डोपामिन 2 मिनट के लिए रिलीज होगा, उसके जो तीसरा मिनट होगा उसमें आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा अगले की लाइफ देख के। हाँ, जबकि हालांकि उसकी अपनी लाइफ ऐसी नहीं होगी, मगर हमारा दिल करेगा हमारी ऐसी हो जाए। और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो उसके बाद यू रियलाइज दिस थिंग के हुआ ये है कि मेरा तो बेली फैट आ गया है, मेरे तो मसल वीक हो गया है, मेरे तो जाग जाग के पट्टे लटक गए हैं, और उस बंदे को पता भी नहीं है जिसकी रील्स और आप देख बंदा रहे हैं। इतना परेशान होगा कि फिल्टर लगा लगा के अपने आप को स्क्वीज करेगा कि किसी तरह मैं दुबली जो है ना नजर आऊं, और मैं जो मोटी नजर ना आऊं। अपनी पिछली रील में मैं इस रील में दुबली नजर आ जाऊं, ठीक है, और सामने से कोई आपको ऐसी मिल जाए तो फिर वो क्या मोटी हो गई हो, कल तो दुबली लग रही थी पिक्चर जो पोस्ट की थी, ऐसी होता है। अच्छा, और जिन लोगों को और उन लोगों के लाइफस्टाइल्स हम फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो अपने एक्सरसाइज करके लेटे होते हैं, और वो अपने व्लॉग्स और अपनी ऐसे ही कुछ सारा है। कुछ एक्सरसाइज करके अपनी डाइट। अच्छा, हाँ। एक चीज मैं कहती हूँ फिजा, देखिए वो हमें अपनी हेल्दी डाइट रील्स में दिखा रहे हैं, और हम जाग के उनकी वो हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल देख रहे हैं, और खुद सुबह फील रात करें कि तक हम दुबले हो गए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी बात जाते जाते मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे आप किसी को मिले काफ़ी दिनों के बाद या कभी अरसा दराज के बाद, और एकदम से उसको मिलते के साथ ये मत बोले क्या Oh my हुआ? God, मिस इतनी- आपका belly पिज्जा इतनी ये मोटी क्या क्यों हो गई हो? शोल्डर्स को क्या Oh, किया? क्या Oh हो गया? my God! Oh no, lose weight, please. God. आप That's ये not फिजा nice. आपको इखलाकी तौर पे किस तरह कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ठीक हो? How are you? अच्छी आपकी हूँ। सेहत ठीक है? हाँ। अच्छा, इफ वो कह रही है, मैंने अगर आपने देखा कि वो थोड़ा सा उसने गेन किया हुआ है, तो आप उससे ये पूछो आपको कोई परेशानी तो नहीं? आर यू ओके? और वो भी फौरन नहीं, फौरन नहीं भाई, फौरन मिलो, प्यार करो, इज्जत दो, अखलाक दो। किसी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा? और एक चीज, प्लीज स्टॉप बॉडी शेमिंग, दैट इज वेरी बैड, कि आपको कॉज नहीं पता अगले के मोटापे का, और आप मुंह उठा के कह देते हैं खाती रहती होगी पूरा दिन, जागती होगी पूरा ऐसे दिन, ही ये यस ना किया करें, इज्जत करें दूसरों की, मिलें तो प्यार खुलूस से मिलें। वो मोटी हो गई हो, दुबली और हो if जाओ, somebody is ब्रेक giving ले। effort to weight loss, वो कोई एफर्ट करे तो उसे अप्रिशिएट करे, ऐसे। यस कि आपने थोड़ा रिड्यूस किया, आप और रिड्यूस असल में करेंगे। ये इतने दिनों के बाद आई है, ये चुप ही नहीं हो रही है आज, मेरा दिल ही कोई बस- नहीं कर रहा बस इसको क्या जाने का। करें, ईद की बातें ही बहुत है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान है, मगर मैं उससे पहले आपको मौजू बता दूं। आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत खूबसूरत मरहला नाजरीन, हमल और बच्चे की नशोनुमा। जब एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो रही होती है ना, तो माँ की जो सेहत है, इसकी खुराक और इसकी जहनी हालत जो है, वो जो बच्चे की नशोनुमा है, ठीक है, ये सब किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर असर डाल रही होती है। ये जो 9 महीने हैं ना, जो बच्चे के लिए इंतज़ार के हैं, वो सिर्फ इंतज़ार के नहीं हैं। ये वो वक्त होता है जब एक छोटा सा वजूद आहिस्ता 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 एक मुकम्मल इंसान का जो है ना वो शक्ल रूप इख्तियार कर रहा होता है। इस दौरान माँ की अच्छी सेहत और बच्चे की बेहतर नशोनुमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की नशोनुमा होती है, वो बाद में बच्चे के पैदा होने के बाद भी उस पर सही इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो इस पे आज बात करने के लिए डॉक्टर रबीका रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गायनी डॉक्टर, और हम इनकी जो है ना रहनुमाई ज़रूर हासिल करते हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से बच्चे की जो नशोनुमा है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो हम कुछ भी खाते हैं, तो कहते हैं ना कि 3 महीने तक जो आप खाएंगे, जो सुनने में आए, वो बच्चे को लगेगा, और 3 महीने के बाद जो जो आपने कुछ खाना है वो आपको लगेगा, और आप फिर वेट गेन करते हैं, वो बच्चे को नहीं लग रहा। व्हाट द रीज़न, व्हाट द थिंग इज़ बिहाइंड, इसकी क्या थ्योरी है पीछे, सच्चाई क्या है? नहीं, इसको हम साइंटिफिकली ऐसा नहीं कहते,
हमने साइंटिफिकली एक वेट गेन की एक विंडो रखी हुई है, पूरे 9 महीने में 10 से 15 किलो वजन बढ़ता है। अगर हम प्री प्रेगनेंसी वजन को देखें, जितना भी आपका वजन प्रेगनेंसी से पहले था, पाउंड्स में अगर देखें तो 16, 17, 18 पाउंड्स तक ये चला जाता है। किलो में अगर देखें तो 10, 12 या 15। अब जिनका BMI पहले ही ज़्यादा है, उन्हें फिर हम बता देते हैं कि भाई 6-7 किलो से ज़्यादा नहीं 9 महीने में बढ़ाना। बच्चे ने अपनी पूरी एनर्जी शुरू से लेके जो गेन की हुई होती है ना, उसका वज़न 28 हफ्ते के बाद यानी 30 वीक्स, 8वां 9वां महीना, वो अपना वज़न वहाँ जाके शो करता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उस वक्त से वज़न पकड़ना शुरू किया होगा। वो डेफिनेटली शुरू से जो माँ एनर्जी उसको दे रही थी, जो भी पॉजिटिविटी उसके अंदर जा रही थी, वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता कब है, जाके 8वां 9वां। लेकिन ये बात नहीं है कि माँ ने अब जो 6, 7वें महीने में खाना है तो वो सारा माँ को नहीं लगेगा, उसमें से अपना प्रोपोर्शन बच्चे की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, जा रहा वो होगा, जा रहा होगा, माँ को भी उसमें से हिस्सा मिल रहा होगा। इसको कहते हैं कैलोरिक इनटेक। हमने कुछ कैलोरिक इनटेक फिक्स की हुई होती हैं कि जी 2000 कैलोरीज हैं, किलो कैलोरीज किस तरह से हमने पर डे खानी है। और अगेन ऑलरेडी वेट गेन की वजह से अगर बहुत कोई वेट गेन ज़्यादा है, किसी का बहुत कोई ओबीस खातून है, तो हम ज़रा कम कर देते हैं कैलोरिक इनटेक, और अगर बहुत कोई थिन लीन है तो हम कैलोरिक इनटेक बढ़ा देते हैं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जो पहले के 3 महीने की जो नशोनुमा है वो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? व्हाई पीपल से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुरू के 3 महीने में ना जिसामत बनती है। पहले 3 महीने में ही दिमाग बन रहा है, पहले 3 महीने में हाथ, पैर, उंगलियां बन रही हैं, जिस्म के हिस्से बन रहे हैं। अब वो 10-11 वीक्स पे जाके मुकम्मल हो गए। अब बनने का प्रोसेस नहीं होगा, बढ़ने का प्रोसेस होगा। अब वो ग्रो करेंगे। तो उन्होंने जितना लेना था, जो फॉलिक एसिड लेना था माँ से, जो चीज़ें खाने की लेनी थी, वो हो चुकी हैं हमारे पास। अब वो बढ़ने का अमल शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, उसको भूख लगती है, वो रोता है, उसको क्रेविंग होती है, तो ऐसे शोर मचाता है। उसी तरह जब माँ के पेट के अंदर होता है और जब उसको भूख लग रही होती है, मैं क्योंकि फराल के टाइम पे भी ना जब पिक्चर्स देखा करती थी, 3 महीने में इस साइज़ का हो गया है, 4 महीने वो अच्छा मुंह बन गया है, हाथ बन गया है। अच्छा, कुछ पिक्चर्स उसकी मैं ऐसी देखा करती थी जिसमें ऐसे लगता था कि वो मुंह में ना अंगूठा लेके चूस रही है। तो क्या ये फैक्ट है कि बच्चा मुंह में अंगूठा ऐसे लेके चूस सकता है? बच्चा कोई भी मूवमेंट्स कर सकता है। भूख लगती है क्या उसको? अब तो डॉपलर आ गया ना, अब तो 3D अल्ट्रासाउंड्स आ गए हैं, 4D आ गए हैं, तो उनके जरिए बाकायदा फेस के फीचर्स पता चल रहे होते हैं। बच्चा अपनी उंगलियां मूव कर रहा है, अपनी अंगूठा चूस रहा होता है, ये सब कुछ है? अपनी एक आदत होती है हर बच्चे के अंदर, पेट के अंदर भी? लेकिन ये करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, स्माइल करते हैं, जेस्चर्स हैं, फ्राउनिंग आती है, और हमें नहीं पता था, हमें अब अल्ट्रासाउंड और इन चीजों से पता चलता जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ अगर पॉजिटिव सोच रही है, बच्चा भी पॉजिटिविटी ले रहा है। माँ अगर डिप्रेशन में, बच्चा भी वो डिप्रेशन, सब सुनता भी है, सब महसूस करता है। और किस टाइम से वो सुनना शुरू कर देता है बच्चे? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब बन गया सब कुछ। हाँ, मतलब 10 वीक्स के बाद, ऑलमोस्ट 10 वीक्स के बाद, तो वो फिर सब क्योंकि जेंडर आ गया ना, 10 वीक्स में दिमाग भी बन जाता है डॉक्टर सब बन जाता है, बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, कान, नाक, मुंह, दिमाग सब। थोड़ी चीजें जो रहती हैं 14 वीक्स 15 वीक्स पे मजीद भी डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 10, 11, 12 और वो जो किकिंग होती है पेट में माँ के, तो वो क्या भूख से होती है या फिर होता है? वो अच्छा होनी चाहिए ना किकिंग, वो तो बेबी की मूवमेंट है। वो मूवमेंट होगी तो वो उसके अंदर खून की गर्दिश बढ़ेगी, वो खुद भी ग्रो करेगा। अगर वो बिल्कुल ही स्टेगनेंट होके पड़ा रहेगा बेबी, तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। नहीं, उस साइन को हम भूख लगने का नहीं है, वो अपना खुद ही जा रहा है। देखें, जैसे एक दरिया है ना, दरिया सारे बह के समंदर में जा रहे हैं, दरिया अपने साथ मिट्टी भी लेके जा रहे हैं, पत्थर भी लेके जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी माँ से कनेक्टेड एक दरिया है, जिसमें खून के जरिए खुशी भी जा रही है, फूड भी जा रही है, डिप्रेशन भी जा रहा है, और वो मुसलसल जा रहा है। उसका टाइम नहीं है कि 11 से 12 बजे जाएगा, 3 से 4 बजे नहीं जाएगा, वो सारा दिन खुला है। उसने थोड़ा 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 करके खुद से लेते रहना है, लेकिन वो ओपन है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ टाइम पे ऐसे भी होता है कि जो माँ का ब्लड ग्रुप है ना, ठीक है, और वो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है, वो एक टाइम पे सेम मैच नहीं करता है। फ्यू ऐसे केसेस हैं, उसमें बड़े मसाइल होते हैं। उसमें लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत इश्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या फिर इस तरीके से इसको मैनेज और आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। ब्लड ग्रुप के बारे में लोगों को नहीं अवेयरनेस है। माँ का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, और शौहर का पॉजिटिव है, यानी बच्चे के बाप का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, कोई भी, तो फिर क्या होगा कि अगर एक प्रेगनेंसी तो हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, पहले में कुछ नहीं होगा। अब हमने उसको महंगा टीका, एक होता है रोगैम का या इम्यूनोरो का, एक महंगा वाला टीका मशहूर है, 6-7 हज़ार, 8-9-10 हज़ार का आता है, हमने वो नहीं लगाया। वो किस चीज के लिए होता है? वो ये होता है कि एंटीबॉडीज, जैसे बॉर्डर पे दुश्मन नहीं होते खड़े हुए, वो दुश्मन खड़े हुए हैं, बंदूकें तान के खड़े हुए हैं, उन्होंने एकदम हमला करना है।
तो क्या हुआ, अभी तो प्रेगनेंसी हो गई, अब जब अगला बच्चा आया, वो जो बंदूकें तान के खड़े हुए थे ना, उन्होंने शुरू कर देना है बच्चे पे हमला। बच्चे के रेड ब्लड सेल्स, सफ़ेद लाल वाले खुलिए, वो लाल खुलिए डैमेज होना शुरू होंगे, बच्चा गुब्बारा बनता जाएगा। इसे कहते हैं हाई ड्रॉप्स। अच्छा, इसे कहते हैं ग्रोथ का मसला, हाई ड्रॉप्स, जिसमें बच्चे के सर में पानी, पेट में पानी, फेफड़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर आप लोग उसको हैंडल किस तरह करते हैं उस और वक्त की इसमें देखें, सिचुएशन को? वो अगर एक दफा तो वो बैलून बन गया, फिर तो हम उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, यानी हमें देर से पता चला, फिर तो हम डिलीवरी कराते हैं, टर्मिनेट कराते हैं। लेकिन अगर हमें जल्दी पता चल गया तो आजकल हमारे पास इसकी फैसिलिटी है, माँ के पेट के अंदर बच्चे का खून ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा, इसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ये किस तरीके से होता होगा? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ है मशीनें भी, पाकिस्तान में सब फैसिलिटी अवेलेबल है। सर्जरी है ये? इसमें फीटल मेडिसिन यूनिट में हम भेजते हैं, फीटल मेडिसिन यूनिट FMU। मगर ये हाई एंड हॉस्पिटल्स में इसकी फैसिलिटीज है या फिर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी? हॉस्पिटल में नहीं होता, फीटल मेडिसिन यूनिट सेपरेट रखा हुआ है हमने, क्योंकि बड़ा फाइन प्रोसीजर है। माँ के पेट में ही बच्चे का खून तब्दील हो जाएगा, तो वो जो गंदगी उसके अंदर थी वो निकल गई, लेकिन ये तब होगा कि जब हमें जल्दी पता चल गया। और ये महंगा प्रोसीजर होता थोड़ा है? सा महंगा प्रोसीजर होता है ये, लेकिन हो कितना जाता कोई है, महंगा अंदाजा? लाखों में जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि प्राइवेट सेटअप्स कौन से हैं, 1000 से लाख आगे इसकी फीस होती है, लेकिन वो अपने अपने सेटअप्स हैं। कुछ आपको पता है बहुत लेविश प्राइवेट अस्पताल हैं, कुछ ज़रा दरमियाने से स्केल पे चल रहे होते हैं, तो लेकिन ये प्राइवेटली है भी, सरकारी अस्पतालों में ये नहीं आया। और एक्सचेंज ट्रांसफर, एक इंजेक्शन बाद में भी लगता है ना, ये ही मैं किस बता चीज रही के लिए हूँ लगता कि है? अब जो ये इंजेक्शन था ना, ये महंगा टीका मशहूर है, और ये डिलीवरी के बाद भी लगता है, प्रेगनेंसी में भी लगता है। तो ये दो टीके हो गए? दो ना भी करें आप, महंगा है ना, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि पेशेंट का बजट अगर नहीं है ना, पुअर पेशेंट है, तो हम क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा हुआ हमने उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, अब माँ नेगेटिव है, सपोज करें माँ A नेगेटिव है, बेबी जो पैदा हुआ वो भी A नेगेटिव है, जरूरत नहीं है, अब सेम, हाँ, अब बच same, गए, हाँ। ओके। लेकिन अगर माँ A नेगेटिव है और बच्चा जो पैदा हुआ वो B पॉजिटिव है, अब आपने माँ को इंजेक्शन लगाना है, बच्चे को नहीं, माँ को लगाना है। माँ को वो महंगा वाला इंजेक्शन लगेगा, क्यों? क्योंकि जब अगली प्रेगनेंसी होनी है तो वो बच्चा थ्रेट में ना आ जाए, वो और बच्चा खुदा ना नुकसान में। खास्ता अगर डॉक्टर साहबा नहीं लगता नहीं तो लगता, फिर बहुत पेशेंट्स आते हैं रोज। अभी कल एक केस मैंने इसी तरह ही मैनेज किया है कि वो ब्लड ग्रुप था नेगेटिव, किसी पेरीफ्री गांव देहात में डिलीवरी हुई, किसी ने नहीं बताया, इंजेक्शन नहीं लगा, इस दफा वाला बच्चा खत्म। जो इस दफा की प्रेगनेंसी में था वो बच्चा एबनॉर्मल माजूर हो गया, बिल्कुल हमें टर्मिनेट करना पड़ा, डिलीवर करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है ऐसा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो फिर माँ बाप के लिए भी तकलीफ है, डॉक्टर्स के लिए भी तकलीफ है कि उसके ऊपर सब कुछ एफर्ट्स करना। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी अवेयरनेस है जो लोगों को मिलनी चाहिए कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है डॉक्टर को बताएं। अव्वल तो डॉक्टर्स पूछते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, जब भी हम चेकअप करते हैं हम ज़रूर पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है सबको, लेकिन अगर आपने नहीं भी किसी डॉक्टर ने पूछा तो आप बताएं कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगा, हस्बैंड पॉजिटिव है, तो ये बहुत ज़रूरी है देखना। ओह माय गॉड। एक ब्रेक के बाद आगे और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहिबा से ये पूछेंगे, जैसे कि कुछ ख़वातीन ऑलरेडी हेल्दी होती हैं और कुछ ख़वातीन बहुत ही सिंगल पसली, बिल्कुल पतली पतली होती हैं, सूखी सी होती हैं। अब वो जब प्रेगनेंसी की अगर सिचुएशन में देखें तो उनके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, ताकि अभी डिस्कस कर लें तो वो अपना ख्याल रखें। जो पतली दुबली ख़वातीन हैं उनके लिए ये देखना ज़रूरी है कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन की जो तादाद है इट शुड बी 11। WHO ने जो स्टैंडर्ड कहा हुआ है हीमोग्लोबिन वो 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर है। अगर 11 से नीचे है, 10 है, 9 है, 6 है, 7 है, तो इसका मतलब आपको खून की कमी है। डॉक्टर से बात करें कि आपको डिसाइड करें कि हमने ब्लड लगाना है या काले टीके वीनोफर वाले लगाने हैं। अच्छा, अब जो मोटी ख़वातीन है उनमें सबसे बड़ा मसला हार्मोन्स का आ जाता है। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है कि प्रेगनेंसी रुकी और ज़ाया हो गया, यानी थोड़ा सा अरसा प्रेगनेंसी चली, टेस्ट पॉजिटिव आया, सब घर में खुश हो गए, थोड़े दिनों बाद पता चला कि ये तो ग्रोथ ही नहीं है, या अगर ग्रोथ थी भी तो एट अ सर्टेन टाइम 7 वीक्स 8 वीक्स पे जाके बच्चे की धड़कन अचानक बंद हो गई। बहुत बड़ा टॉर्चर है कि एकदम खुशी हुई, सेलिब्रेट किया, सब कुछ हुआ, और अब हमने महसूस भी करना शुरू कर लिया कि प्रेगनेंसी थी, लेकिन हमने उसको देखा तो वो तो एट अ सर्टेन पॉइंट ग्रोथ का मसला बन गया और वो एकदम ख़त्म, धड़कन बंद हो गई। तो ये सबसे ज़रूरी है देखना कि एक तो ज़्यादा वज़न वालों में हार्मोन्स का मसला बन जाता है, और अक्सर लोगों का ज़्यादा वज़न नज़र भी नहीं आ रहा होता, लेकिन उनमें फ़ैट का कंटेंट अंदर ही अंदर
ज़्यादा होता है तो उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब दिखने में नहीं फील होगा, अंदर से फैट उनको होगा। वो फिर क्लिनिकली नजर आ जाएगा ना, चेहरे पे एक्नी बहुत ज्यादा आ जाएगी, इसके अलावा अच्छा। पीरियड्स डिस्टर्ब हुए होंगे। हाँ, मगर कुछ तो बिल्कुल ही देखने में स्लिम देखने होती है में ना, भी, पता हाँ। भी चल रहा होता है कि बिल्कुल सिंगल पस्ती। हाँ, बिल्कुल। उनका एक तो आपने कहा ना कि एनीमिक और उनमें, खून की हाँ। कमी, ठीक है ना, मगर उनकी क्या बच्चे की कोई उसमें नहीं, नशोनुमा में उनकी कमी हो बच्चे- जाएगी? अगर वो डाइट ठीक नहीं ले रही है ना तो बच्चे की नशोनुमा हैम्पर हो सकती है, लेकिन वरना अगर उनकी डाइट अच्छी फिजिक है- से कोई इशू नहीं होगा। फिजिक से कोई इशू नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बड़ी पॉजिटिव फिजिक है ये, डॉक्टर्स बड़ी सुनने में आया कि पॉजिटिव उनको फिजिक है। बैक पेन का बहुत इशू आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। बैक पेन हर पेशेंट को होती है। अच्छा। वो क्यों? क्योंकि जब दुबला यूट्रस मोटा बड़ा दोनों। होता है ना, हाँ, जब यूट्रस बड़ा होता है तो वो प्रेशर डालता है। जब बेबी ग्रो करना शुरू करता है तो जिस कमरे में वो ग्रो कर रहा था उसने आसपास सब जगहों पे प्रेशर देना है। अच्छा। उसमें किडनी भी होते हैं, गुर्दों पे प्रेशर आता है, यूरिन बार बार आना शुरू हो जाता है, पेशाब की हाजत बार बार महसूस होती है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें प्रेगनेंसी में कॉमन है। अच्छा। लिगामेंट स्ट्रेच हो गया, कहीं एकदम से मोच आ गई, मरोड़ सा उठ गया पेट के अंदर, कमर के अंदर, तो ये कॉमन है। ये थोड़ा सा उसके साथ साथ ही चल रहा है। इसमें सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हम हल्की सी मालिश कर लें, कोई पेन किलर ले लें, पैनाडोल सेफ है, या हम वैसे गर्म टकोर कर लें, ये कर सकते हैं। सो जो बहुत थिन लीन है ना, उनके लिए ये कि वो न्यूट्रिशन अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, बच्चे ने खुद माँ से खींच लेना है, ठीक है। माँ को बेहोश नहीं होना चाहिए बस। एक अगर खातून नॉर्मल है, ना मोटी है ना दुबली है, तो उस औरत को अब कितनी कैलोरीज लेनी है स्टार्ट के पहले जो 3 महीने, फिर उसके बाद कितनी कैलोरीज स्टेज में बता दें? इसमें शुरू में 1800 से 2000 किलो कैलोरीज एक दिन में ले लेनी चाहिए। यानी अगर हम काउंट भी करें ना, सेब में 200 के बराबर कैलोरीज हैं, अंडा है 150 से 200, ब्रेड है, थोड़ा थोड़ा करके ना पोर्शन में ले लें। एक सेब खा लिया, 2 घंटे में आधी रोटी खा लें, सालन कोई भी ले लें, फिर 2 घंटे में कोई एक आड़ू, अमरूद कुछ भी खा लिया, या चाय बिस्किट खा लिया, फिर 2 घंटे बाद पानी का शरबत का ग्लास पी लिया, कच्ची लस्सी पी ली। तो हर 2 से 3 घंटे में कुछ थोड़ा थोड़ा ले लें। बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि वॉमिट आएगी। 1 at a time। वॉमिट बिल्कुल, थोड़ा सा लें, आधी रोटी ले लें, फिर स्लाइस ले लें, कोई एक घर में जैसे दूध का ग्लास ले लें, 2 घंटे बाद फिर कोई एक फल ले लिया, तो ये चीज़ हजम भी होगी, डाइजेस्ट भी हो जाएगी, बच्चे को भी ताकत देगी, माँ को भी सही रखेगी। तो एक तो ये बात। अब इसी में जब हम डिलीवरी के करीब पहुंचेंगे तो ये कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और दूध पिलाने वाली माओं के लिए डबल हो जाएगी। सो जो माएँ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उन्हें प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा चाहिए, इतना ज़्यादा। हालांकि हम सोचना छोड़ देते हैं कि चलो भाई बस डिलीवरी हो गई, हैंड्स अप, अब खत्म सारा मामला, लेकिन वहाँ बल्कि प्रेगनेंसी की बात तो कम कर देती है ना कि कम कर पतला देते होना है, दुबला होना है, वेट कम करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ खवातीन जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ अजीब किस्म की क्रेविंग्स होती हैं, जैसे कि पान खाना है, छालियाँ खाना है, कुछ औरतें फ्रिज से बर्फ़ निकाल के खा रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें खाती हैं। तो अब मुझे बताएं कि उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज अल्लाह ना करे वो हो सकते हैं, कोई बिगाड़ हो सकती है? ये हार्मोनल है, ये टोटली हार्मोनल है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, प्लेसेंटा से निकल रहे होते हैं, वो एकदम मूड स्विंग्स ले आएंगे, एकदम चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आएगा फौरन ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आ रही होगी, भूख एकदम लगी, कोई पता नहीं मुझे रसमलाई खाने का दिल चाह रहा है, मुझे पिज़्ज़ा खाने का। ये हार्मोनल है और इसका कोई नुकसान नहीं है, अपने हिसाब से है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी रूटीन लाइफ में खुद मैनेज करना है। किसी का दिल अगर सौंफ खाने से ठीक होता है वो सौंफ खा ले, कोई इमली अक्सर लोग चबा रहे होते हैं, कुछ लोग कैंडी खा रहे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बच्चे के लिए भी कोई नुकसान नहीं है, ये कर सकते हैं। अच्छा, और बर्फ़ वगैरह भी? अच्छा, अब जो आपने बर्फ़ का कहा, बर्फ़ उस औरत को ख्वाहिश महसूस होती है जिसकी खून की कमी है। बर्फ़, कच्चे चावल, अक्सर लोग ना प्रेगनेंसी में ज़्यादा कच्चे चावल खाना शुरू हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, बर्फ़ में नमक लगा के खा रहे होते हैं, एक क्रेविंग आती है कि बर्फ़ को नमक लगा के खा लें या नमक को वैसे खा लें। ये यहाँ पे एनीमिया देखना ज़रूरी है। कच्चे चावल, ख़ास तौर पे कच्चे चावल, बर्फ़ तो फिर इतना नहीं करेगी, लेकिन कच्चे चावलों को खाने के बाद फिर खून की कमी होना, शदीद खून की कमी। अभी पिछले दिनों एक पेशेंट रिसीव हुई, उसकी हीमोग्लोबिन 6 थी, कोई रीज़न ना समझ आए कि क्या रीज़न है, कोई पता नहीं चल रहा, सब कुछ हमने देख लिया। आखिर ये एक सवाल किया कि कच्चे चावल खाती हो? जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे। तो पता चला कि वो एनीमिया ये इन चीज़ों से आ जाता है। तो वो खून की कमी तो आपको पता है तो जो कमी जो है वो कच्चे चावल खाने की वजह से हुई है या फिर नहीं, वैसे कच्चे चावल खाने से हुई। अच्छा, पहले से नहीं थी, कच्चे चावल खाने से हुई और होती चली गई, 6 पे हीमोग्लोबिन आ गया।
अच्छा, कुछ लोगों को सैंड से हो जाता है, कोई परफ्यूम लगाए तो उनसे इरिटेशन होती है, सांस को जा रहा होता है। कुछ औरतों को अंडे की स्मेल जो है ना बर्दाश्त नहीं होती, अंडा पका है तो बस भागती हैं घर से। चिकन की स्मेल से उनको कुछ हो जाता है, चक्कर आते हैं, बिल्कुल पागल हो जाती हैं, मतली आना शुरू हो जाती है। कुछ औरतें प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी डिशेस जो बहुत शौक से खाती हैं उससे दूर हो जाती हैं, उसकी स्मेल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब ये जो साइंस होते हैं ये कब आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसा क्या होता है बॉडी में जिसमें कोई परफ्यूम जो आपका फेवरेट था उससे आपकी अब सांस रुक रही है, जो चिकन आप सबसे शौक से खाती थी आप उसको छू भी नहीं सकती, ये स्मेल सेंस ये सब कुछ इतना बढ़ कैसे जाता है? ये सब कुछ प्लेसेंटा की वजह से बढ़ता है। जब प्रेगनेंसी होती है ना तो 10वें हफ्ते के बाद से प्लेसेंटा बढ़ना शुरू हो जाता है और 18वें हफ्ते पे प्लेसेंटा की डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है। आप नोट कीजिएगा ये सारी स्मेल और उकताहट 5वें महीने में सेटल हो जाती है। जब प्लेसेंटा मुकम्मल हो जाता है ना, प्लेसेंटा एक बैरियर है जिसने माँ से न्यूट्रिशन बच्चे को देना है, तो ये प्लेसेंटा बनने के दौरान की सारी चीजें होती हैं, ट्रांसफर करता है ये हार्मोन्स निकाल रहा था ना, वो रोज हार्मोन्स फेंक रहा है जिस्म में, फेंके जा रहा है। अब उस हार्मोन की तादाद प्रेगनेंसी से पहले तो कम थी, इसीलिए हमें वो चिकन भी हम खा रहे थे। अब जब वो ख़राब हुआ तो चिकन भी बुरी लगना शुरू हो गई। तो ये बात है कि वो प्लेसेंटा के निकले हुए हार्मोन्स तंग करते हैं, वही खुशबू की सेंसेस को, बदबू की सेंसेस को बढ़ा देते हैं, मतली आना शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग भी जाके, वॉमिटिंग भी प्लेसेंटा की वॉमिटिंग भी इसी वजह से आ रही थी। प्लेसेंटा के थ्रू जो हार्मोन है HCG का, बीटा HCG का हार्मोन जो निकलता है वही वॉमिट करा रहा होता है। जुड़वा बच्चों में वो और भी ज़्यादा होगा। जो ट्विन प्रेगनेंसी है उनकी माओं में ये चीज़ें शिद्दत से होंगी क्योंकि प्लेसेंटा बड़ा है, वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है। और ये जो ट्विन बच्चों की जो साइंस होती है ये कैसे, कोई औरत अगर जैसे अगर उसको ट्विन है और उसको पता नहीं, इसके बारे में मुझे आपसे ब्रेक के बाद में पूछने हैं, कुछ साइंस पूछने, निशानियाँ जिससे औरत को पता चल सके कि भाई ट्विन की कहानी है शायद। ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर रवीका हमारे साथ मौजूद है, गायनी डॉक्टर हैं और आपकी रहनुमाई कर रही हैं। अच्छा, मैं सवाल ये कही थी कि ट्विन का या ट्रिप्लेक्स का एक औरत को पता चले कि भाई इस दफ़ा मेरा ये चांस है और ये होने वाला है, तो उसको शुरू के ऐसे कौन से साइंस है जिससे उसको पता चल जाएगा कि मेरे ट्विन या ट्रिपलेट होंगे? वो जिन साइंस से अंदाज़ा लगा सकती है ना, वो यही आम साइंस हैं, यानी वॉमिटिंग का आना, चक्कर बहुत ज़्यादा आना, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत से आना। यानी एक आम औरत को अगर समझे 1 गुना हो रहा है ना, तो ट्विन्स और ट्रिपलेट वाली को 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, सारा दिन खाना ही नहीं रिटेन हो रहा, तो हमें लगेगा कि या तो ये कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी चल रही है इसलिए इतनी शदीद वॉमिट आ रही है, या ज़्यादा वॉमिट आना थायराइड वालों को भी होता है, तो लेकिन ज़्यादातर इसमें ट्विन्स और ये। फिर अभी जो इतनी वॉमिटिंग हो रही होती है, तो प्रेग्नेंट जो औरत होती है उसको फिर रोकना कैसे उसके लिए? क्योंकि हर मेडिसिन भी तो अलाउड नहीं होती है और हर तरीके का सिरप भी वॉमिटिंग का पीना इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, तो फिर क्या आप लोग रेकमेंड करते हैं? फिर उसमें पहले तो हम होम रेमेडी से स्टार्ट करते हैं कि आप पुदीने के पत्ते का पानी निकाल के पी लें, कहवा पी लें, होम रेमेडी बिल्कुल घर की बनी हुई चीज़ें हम पहले रेकमेंड करते हैं कि इमली चबा के देख लें। फीलिंग है ना, एक एहसास है, तो वो उससे ठीक हो जाता है। अक्सर लोग अनारदाना खाते हैं, उससे ठीक हो जाती है वॉमिटिंग। तो पहले तो हम घर का, लेकिन अगर इतनी वॉमिटिंग है तो और पेशेंट डिहाइड्रेट हो रही है तो बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ 1-2 ड्रिप्स लगा देते हैं उसमें इंजेक्शंस डाल के, जो इंजेक्शन सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, फिर हम वो लगा देते हैं तो उससे बेहतर हो जाता है। 1-2 टैबलेट्स हैं जो सेफ़ हैं, फिर हम वो खाने को दे देते हैं और ये शिद्दत 4थे महीने में सेटल हो जाती है। जब प्लेसेंटा मुकम्मल हो जाता है 4थे से 5वें महीने में, तो वॉमिटिंग भी सेटल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप हेयर डाई नहीं करा सकती, आपको बिल्कुल भी जो है ना ब्लीच आपके फेस पे आप नहीं करा सकती, स्किन पे पॉलिशर नहीं लगा सकती, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। हेयर डाई का तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अमोनिया फ्री डाई है तो चलो ठीक है, ये वाला नहीं, वो इसमें कैसे चाहिए? क्या वाकई ये स्किन के लिए, बच्चों के लिए कोई मसला कर सकती है, जबकि हमारी तो ऊपरी जिल्द पे लग रही है चीज़ें? हाँ, हमें लग यही रहा होता है कि ये तो ऊपरी जिल्द पे आ रहा है, लेकिन वो जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं ना, खून की बारीक बारीक नालियाँ जिनके ज़रिए से चीज़ें अंदर जाती हैं, उनकी एहतियात की वजह से हम ये कह देते हैं कि आप ब्लीच ना करवाएं, सर के ऊपर डाई ना लगवाएं। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है ना, एकदम कैराटिन करवाया या कुछ हुआ तो एकदम खारिश होना शुरू हो गई, मुंह लाल हो गया, और तो ये वैसे तो डायरेक्टली नहीं करते, हम एहतियात की जोन में इसको लेके आते हैं कि आपने ये नहीं कराना, क्योंकि छोटा सा भी रिएक्शन हुआ तो वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए काबू करना। तो इसलिए हम दांतों का भी कोई प्रोसीजर नहीं करने देते कि अगर आपके दांत में दर्द है या कुछ भी है तो पैनाडॉल लें, गुजारा करें, कोई रूट कैनाल ना करवाएं, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया देना है। तो कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर जिसमें आपने एनेस्थीसिया देना है
वो हम नहीं करा हेयर रहे। रिमूविंग किसी भी, लेजर्स बिल्कुल किसी नहीं lasers करा नहीं सकते। करवाते। सुन ले गौर से, हाँ। हेयर रिमूविंग लेजर तक नहीं करा सकते, नहीं करवाते। ये पीको Dye शीको नहीं जो करवाते, स्किन bleach के नहीं लिए करवाते। है, ब्लीच नहीं नहीं, करवाते। कार्बन फेशियल्स नहीं करवाते। ओके हाँ। ओके ओके। और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन हम एहतियातन मना करा देते हैं क्योंकि छोटा सा भी एलर्जिक रिएक्शन संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने, हाँ। आगे भी कोई डाई शायद नहीं, ये हम डिलीवरी तक भी नहीं करवा रहे होते, शुरू से, जब से शुरू पता ही चल नहीं गया। करवा रहे होते। ओके। और उसमें जो वो डालते हैं सारे केमिकल्स वगैरह, वो नाक से वैसे भी जाता है, तो वो क्या बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होता है जब हम ऐसा ही सूंघ है। के अंदर जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी कोई smell भी से। चीज़, कोई भी स्मेल तो इतना नहीं करेगा, जैसे लेकिन bleach की और सब। वो खून की नालियों में ना वो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। खून की नालियों में वो चीज़ जब जज्ब हो रही है ना, तो उसकी क्वांटिटी अंदर जा रही है। अच्छा बस इसलिए हम उसे मना कर देते हैं। इसीलिए देखें ना, इंजेक्शंस को देख के लगाते हैं क्योंकि इंजेक्शन भी खून की नालियों से जज्ब हो रहा है। चाहे हम उसको बटक पे लगा रहे हैं, चाहे हम उसको नस में लगा रहे हैं, तो जिल्द से भी एब्जॉर्ब होता है। जबान के नीचे हम टैबलेट रख देते हैं, बज़ाहिर तो नहीं हमें नजर आता कि वो कैसे, लेकिन वो जज्ब हो रही है, तो स्किन के जरिए भी एब्जॉर्ब होती है ना, तो अच्छा। इसलिए फिर हम और मना कुछ करते हैं। औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बार बार, बस वो गाँव देहात में तो आपको पता है ज़्यादा होता है, बच्ची को कमज़ोरी फील हो रही है, मैं इसको ड्रिप लगाने जा रही हूँ, मैं ड्रिप लगवा के लाती हूँ, अभी इसमें जान आ जाएगी, तो वो जो ड्रिप है वो क्या ठीक कर देती है? ये कौन सी जादुई ड्रिप होती है जो बिल्कुल कमज़ोरी, लथार्जिक एक प्रेग्नेंट औरत की फ़ौरन ठीक कर देती है और उसके साइड इफेक्ट नहीं होती? कौन सी ड्रिपें होती हैं? ये ड्रिपें हैं 2-3 तरह की, पीले रंग की ड्रिप है, काले रंग की ड्रिप है, लगती है। देहातों देखिए, में बड़ी लगाती हैं औरतें अपनी बच्चियों को, बहुओं को। बिल्कुल ऐसा ये लगवाते हैं। देखें, इस हर चीज़ का एक नुकसान और फ़ायदा दोनों ही है। ये ड्रिपें वो औरतें लगाएं जो बिल्कुल भी मुंह से नहीं खा रही, जो इतनी बेहोश हो रही हैं घर में कि 2-3 बच्चे और भी हैं घर में संभालने वाले, घर के काम भी कर रही हैं, वर्किंग वेमेन भी हैं, और उनसे दवाइयाँ भी नहीं खाई जा रही। अक्सर लोगों को, आपको पता है, आयरन मैदा हजम नहीं करता, हम उनको फीफॉल दे रहे हैं, आइब्रेट दे रहे हैं, उनको तो मैदे का मसला बन जाता है, उनको हर वक्त की वॉमिट है, तो हम आयरन बंद कर देते हैं। अब आयरन बच्चे के लिए तो ज़रूरी था, तो हम क्या करते हैं कि उनकी सारी दवाइयाँ बंद करा के उनको इंजेक्शंस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी मेरी अपनी खुद एक पेशेंट पिछले दिनों में, वो बुरा हाल, उसका 5वां महीना शुरू होने वाला है, उसको कुछ नहीं खाया जा रहा, वॉमिट, और मैंने उसको सारी दवाइयाँ बंद करा दी। अच्छा, बड़ी खुशी खुशी कल आई मुझे मिलने, डॉक्टर साहिबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। घर वाले परेशान हैं कि ये कुछ भी नहीं खा रही तो बच्चे को क्या होगा। तो फिर मैंने उनको ये बात समझाई कि ठीक है, उसने, बच्चे ने ले लेना है माँ से। दूसरी बात कि अगर एक पेशेंट कुछ भी नहीं खा रहा ना, हम फिर महीने में 1 से 2 ड्रिप प्लान कर लेते हैं। कि अच्छा। चलो, क्योंकि वो खून के जरिए जाएगी, मैदे में नहीं जाएगी, डायरेक्ट दिल में जाएगी, असर दिखा देगी। अब उसमें मल्टीविटामिन्स की ड्रिप हैं, आयरन की ड्रिप हैं, और वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, ताकत वाली, तो वो वाकई ताकत देती हैं। पेशेंट वाकई पाँव पे खड़ा हो जाता है। वो जो उसका लेथार्जिक सा हो रहा था ना, डिजीनेस, चक्कर आ रहे थे, अजीब गिरा गिरा सा उसका पन है सारा दिन का, वो ठीक हो जाता है क्योंकि वो और ये जो मल्टीविटामिन। बाजार में आई है विटामिन सी की ड्रिप्स, जो डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट लगाते हैं, जिसमें वो गोरा होने वाली ड्रिप्स वगैरह भी होती है, वाइटनिंग की, ग्लूटाथायोन। जी जी जी, ये लगा सकते हैं क्या? इसके अंदर वो कहते हैं बड़े मल्टी विटामिन्स होते हैं। इज इट गुड फॉर नहीं, प्रेगनेंसी? क्या इट्स बच्चे नॉट के फॉर लिए? प्रेगनेंसी, ये डायरेक्टली प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, ये तो वो एस्थेटिकली तो कहते हैं इसमें बड़े पावर है, इसमें बड़ी चीजें हैं। नहीं, और देखिए, फिर वो वाली खवातीन जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, या बिल्कुल अंबिया के दौर में, तो वो तो ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था ना। अल्लाह ने ये सब विटामिन सब्जियों में, फलों में, गोश्त में, अंडे में रखे हुए हैं। उधर से कुछ भी अवेल ना करें, आप ना ये के खाएं। ड्रिप्स और कुछ भी इंजेक्शन। नहीं होगा, आप वो खाएं, सब कुछ खाएं, ठीक कुछ है। भी नहीं हो सकेगा। ब्रेक के बाद आते हैं, आइए जी। अच्छा डॉक्टर रबीका जी, आपको याद होगा हमारी नानियाँ दानियाँ, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो ख़ानदान पे जब बहू प्रेग्नेंट हो जाए, बेटी प्रेग्नेंट हो जाए, तो सामने दीवार पे ना खूबसूरत गोरे गोरे अंग्रेज़ बच्चे, प्यारे प्यारे चिट्टे चिट्टे, उनकी तस्वीरें लटका देते थे। लटका देते हैं। उस ज़माने में अक्सर औरतें जो है वो वहीद मुराद की फिल्में देखना शुरू कर देती थी, और उनकी नानियाँ दादियाँ, उनकी सास उनको कहती थी कि खूबसूरत मर्दों की शक्ल देखोगे तो बेटा खूबसूरत पैदा होगा, और अगर खूबसूरत औरतों की शक्ल देखोगी, जो भी, जैसे उस टाइम पे ज़ेबा जी बहुत खूबसूरत थी, रानी जी खूबसूरत थी, तो उनकी फिल्में देखो तो वो बहुत बच्चियाँ जो है, बेटियाँ भी जो पैदा होंगी वो खूबसूरत होंगी। फिर औरत आँख खोले सामने तो वो बच्चे की टंगी हुई किसी भी अंग्रेज़ की तस्वीर, उसको देख देख के, तो वो जो हम देख रहे हैं, क्योंकि सुना तो यही है कि जो आप कहेंगे, जो खाएंगे, जो बोलेंगे, या जो सुनेंगे, जो देखेंगे, वो बच्चे को भी महसूस होगा। तो हम ये जो पिक्चर्स देखेंगे, इसका क्या तासुर है? क्या बच्चा उस पिक्चर को, उस मूवीज़ को, उन हीरोज़ को देख के हमारा बच्चा वैसा हो जाएगा?
ये बात वाकई इट साउंड्स वेरी फनी, लेकिन ऐसा 100% तो नहीं कह सकते मेडिकल साइंस में, लेकिन ये सच है। अच्छा, असर होता है। हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हम सारा दिन फील कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स भी जा रही हैं बच्चे के पास। इसीलिए तो कहते हैं अक्सर हम हमारे इस्लामिक रिलीजन में कह देते हैं कि जी आप सूरह मरियम की तलावत करें, सूरह यूसुफ की तलावत करें, हज़रत यूसुफ की खूबसूरती से मशहूर है, सूरह यूसुफ की तलावत करें। सूरह मरियम के लिए डिलीवरी का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। अच्छा। हमारी रूहानी जो ताकतें हैं ना, वो यहाँ मैच कर रही होती हैं। तो ये बात सच है कि अगर हम बहुत ड्राउनी मूवी देख रहे हैं तो हमारा इम्पैक्ट बहुत खौफज़दा सा एक इम्पैक्ट हो रहा होगा और वाकई वो चीज़ बुरे तरीके से असर कर रही होगी। तो ये बातें 100% झूठ नहीं है, ये इसमें सच्चाई है, बिल्कुल ये कनेक्टेड होती हैं। हमारा हंसना मुस्कुराना, हमारा गुस्से में आ जाना, नेगेटिविटी में आना और गलत सोचना या पॉजिटिव मस्बत सोचना, ये चीज़ें बच्चे में आती हैं। और अब तो ये बाहर के मुल्कों में स्टडीज़ हो रही हैं। आपको मैं बताऊं कि 40-50 साल की उम्र में डिप्रेशन के लिए हमने स्टडीज़ की कि पिछली प्रेगनेंसी कैसी थी इसकी। अब आप सोचें कि एक शख्स जो इस वक्त 50 साल का है या 60 साल का है, हमने उसको पीछे से जाके ट्रेस किया कि जब इसकी प्रेगनेंसी चल रही थी तो माँ की क्या कैफियत थी, माँ उस वक्त किस कैफियत का शिकार थी। अक्सर पहले बच्चे में आपको पता है घर में ज़रा तनाव किसी सिचुएशन होती है, क्योंकि माँ के लिए भी वो पहला है, ऊपर से घर में एडजस्ट हो रहे होते हैं, शादी भी हुई, फौरन प्रेगनेंसी हो गई। डेफिनेटली वो एक ऐसा टाइम होता है, हर कोई एडजस्ट होने में टाइम ले रहा होता है, तो वो बड़ी एक टेंस किस्म की सिचुएशन है। तो बेचारा पहला बच्चा ज़रा आपको दबा दबा सा लगेगा, जो छोटे आएंगे वो इंतहाई तेज़ चालाक बिल्कुल इस तरह के आपको लगेंगे। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, असर भी करता है। अच्छा, जो मीठा खाते हैं हम, वो क्या, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा कुछ औरतें जो है ना खाना शुरू कर देती हैं प्रेगनेंसी में, तो क्या बच्चे के लिए वो इफ़ेक्ट होता है, नुकसानदेह तो नहीं होता? मीठे का बिल्कुल नुकसान होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो ये शुगर डायबिटीज़ करेगा, और ये ऐसी डायबिटीज़ नहीं है कि जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए लग गई है। ये ऐसी डायबिटीज़ है कि जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में हुई है। तो मीठा ज़रा देख के खाएं। अब जैसे लोग जूसेस रगड़ के ना चीनी डाल के उसको पिएंगे, आप ना पिएं जूसेस, आप फलों को काट के खाएं, अमरूद काट के खाएं, सेब काट के खाएं, या फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा क्रीम और चीनी डाल के खा रहे होंगे, तो ये बिल्कुल डायबिटीज़ करेगा और इसका असर बच्चे पे आएगा। अगर माँ की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है ना, तो ये दिस इज़ गोइंग टू डू अ टेरेबल थिंग। और अगर माँ को शुगर है तो बच्चे को भी होगी? अगर शुगर है तो बच्चे को शुगर तो होगी, लेकिन वो शुगर से पहले ही जिस मराहिल से गुजरेगा ना, माजूरी आ जाएगी कोई ना कोई। अच्छा, दिल का मसला हो जाएगा। जी, बहुत डेंजरस है। माँ की शुगर बहुत डेंजरस है, अगर वो कंट्रोल ना हुई। हमें इंसुलिन लगानी पड़ती है अक्सर माओं को ना, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे पे माजूरी डाल देगा। अच्छा, कुछ कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहती होती थी कि हील पहन के मत चलो, प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, अभी शुरू के 3-4 महीने पक्की होने दो प्रेगनेंसी। वो पक्की होने दो प्रेगनेंसी का मुझे समझ आज तक कोई नहीं आया कि हील ना पहनो, जंप ना करना, सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़ना, मेवे जात ना खाना, गरम चीज़ें ना खाना, फिर गरम कावे ना पीना, कोई ऐसी चीज़ें, कोई पंजीरियाँ और किसी भी किस्म का ऐसा मेवा जात जो गर्म तासीर रखता हो वो नहीं खाना। इसमें क्या सच्चाई है कि अगर ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में इस तरह से इस्तेमाल और खाना शुरू कर दें तो क्या? और जैसे कुछ कोकोनट के बारे में, कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल के बारे में कहा जाता है कि पाइनएप्पल जो है वो प्रेगनेंसी टिकने नहीं देता, इस सब के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इसमें साइंटिफिकली सच्चाई नहीं है 100%। साइंस ने नहीं कहा कि आप गर्म चीज़ खाएंगे तो बच्चे में कोई गर्म तासीर होगी, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, तिल, बहुत ज़्यादा लोग तिल खाए जा रहे होते हैं, चॉकलेट्स खाए जा रहे हैं, गर्म कॉफ़ी पिए जा रहे हैं सारा दिन, 5-6 ग्लास, 5-6 कप्स पी लिए, फिर इसके अलावा कोई खजूरें खाए चले जा रहे हैं 10, 15, 20, अंडे उबाल के 3-4। तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ये इस्तेमाल हुई तो ये कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल मिसकैरेज की तरफ जा रही होती हैं, और अक्सर लोगों को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अक्सर लोगों की नाक की नक्सीर फूट जाती है, उसमें भी यही वजह होती है। ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है, खून ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये बातें सही हैं। हील का ताल्लुक नहीं है, हील को सिर्फ इसलिए कहते हैं कि गिर ना जाएं, डिसबैलेंस होंगे, गिरेंगे तो डेफिनेटली मिसकैरेज होगा, लेकिन हील की वजह से कमर का दर्द रिलेटेड है कि अगर बहुत ऊंची हील है तो वो कमर में दर्द करेगी, प्रेशर डालेगी। सो रह गया नारियल का पानी। नारियल का पानी पी सकते हैं, नो डाउट इसका अच्छा असर होता है, लेकिन अगर आप ये सोच के रोजाना की बुनियाद पे पी रहे हैं कि बच्चा गोरा चिट्टा नारियल की वजह से ही होगा, माँ बाप की जीन्स कोई असर नहीं रखती, तो ये बात गलत है। आखिर जीन्स कहाँ जाएंगी?
तो वो जेनेटिकली होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा, कुछ लोग चुकंदर का रोज जूस पी रहे होते हैं, गाजर का पी रहे होते हैं, और वो पेट में दर्द से बुरा हाल होता है उनका। गाजर तो करती है पेट में हजम दर्द नहीं है। होता। और मैं आपको बताऊं, गाजर हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। गाजर में विटामिन ए है और ये प्रेगनेंसी में हम नहीं देते, क्योंकि ए क्या करता है? विटामिन ए टॉक्सिसिटी करता है बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे में नॉट माजूरी, रेकमेंडेड। बच्चे में माजूरी लाएगा। वाओ, व्हाट अ शो, व्हाट अ रील। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं आपके घर में, जो प्रेगनेंसी चल रही है, वो ये रील सेव कर लें, मस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।